आज का हमारा टॉपिक है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब उसकी प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ रखा हो। तो अभी तक हम संधारित्र की धारिता जो पढ़ी थी, तो उसमें समांतर प्लेट की संधारिता में हमने क्या पढ़ा था कि जैसे कि कोई समांतर प्लेट संधारित्र है, उसके बीच में क्या है, पूर्ण रूप से वायु भरी हुई है, तो उसकी धारिता क्या हो जाती थी, C/Q/V। ये सबके लिए है, चाहे उसमें वायु हो या कोई परावैद्युत माध्यम भरा हो, सबके लिए धारिता का सूत्र यही रहेगा। और यदि माध्यम में वायु है तो समांतर प्लेट संधारित्र धारिता क्या हो जाती थी, C/ε0 A, जो कि प्लेटों का क्षेत्रफल है, अपॉन D, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी। ये किसके लिए रहता था कि जब माध्यम निर्वात या वायु है। और यदि दूसरा प्रकार के संधारित्र में क्या था कि संपूर्ण संधारित्र में, जैसे कि यहाँ पर दो संधारित्र दिखाए गए हैं, ये है समांतर प्लेट संधारित्र और ये भी समांतर प्लेट संधारित्र ही है। इस पर धन आवेश है, इस पर ऋण आवेश है, आवेश की मात्रा समान है और इसमें क्या है, निर्वात अथवा वायु भरी हुई है। तो इसकी धारिता क्या हो जाएगी, C/ε0 A/D। तो इस संधारित्र धारिता हो जाएगी C/ε0 A/D। अब हम देखते हैं ये दूसरा संधारित्र, ये समांतर प्लेट संधारित्र है, इसमें क्या है, के परावैद्युतांक का माध्यम रखा हुआ है, तो जिसके कारण इसकी धारिता क्या हो जाती है, C/K/ε0 A/D। यानी कि इसे हम CK कर देते हैं, तो CK क्या हो गया है, K/C, यानी कि के परावैद्युतांक वाले संधारित्र की धारिता CK निर्वात अथवा वायु वाले संधारित्र धारिता C से कितना है, K गुनी है। तो पिछले टॉपिकों में तो हमने ये चीज़ पढ़ी थी। अब हम क्या पढ़ रहे हैं कि कोई संधारित्र है, उसमें क्या है, आंशिक रूप से, जैसे यहाँ पर आंशिक रूप से, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये हमने कोई एक के परावैद्युतांक की पट्टी रख दी है, ये क्या पूरे संधारित्र को कवर नहीं कर रही है, आंशिक रूप से रखी हुई है, यानी यहाँ इसमें वायु भी है और यहाँ पर पट्टी भी रखी हुई है, तो इसमें दोनों चीज़ें हैं। तो ऐसे संधारित्र धारिता अब हमको ज्ञात करनी है। इसके लिए हम देखते हैं क्या आगे करते हैं चल के। यहाँ पर ये बात आप समझ गए होंगे कि ये जो सूत्र है, ये इसमें क्या है, माध्यम में का कोई भी इसमें केल नहीं लिया गया है, यानी कि ये प्रत्येक प्रकार के संधारित्र के लिए ये समीकरण सत्य है। और जब हम माध्यम के लेके चलते हैं तो उसके लिए अभी हमने दो सूत्र बताए थे, वो वाले लगेंगे। और ये क्या है, प्रत्येक संधारित्र के लिए ये वाला सूत्र सही है, क्योंकि संधारित्र की जो परिभाषा हमने ली थी धारिता की, वो यहीं से ली थी कि किसी को हम धारिता को आवेश दे रहे हैं, किसी भी चालक को, तो दिया गया आवेश उसके ऊपर उत्पन्न विभव के अनुक्रमानुपाती होता है, और इन दोनों का अनुपात क्या होता है, हमेशा नियत रहता है, जिसे उस पदार्थ या चालक की क्या कहते हैं, धारिता। तो ये हमारा सूत्र हर प्रकार के संधारित्र पर लागू होगा। तो अब हम आते हैं आंशिक रूप से भरे हुए संधारित्र की धारिता निकालते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इन दोनों के प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है, D, और हमने T मोटाई का परावैद्युत पदार्थ इसमें रखा हुआ है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जितने स्थान पर वायु है वह दूरी कितनी हो जाएगी, D में से हम ये दूरी घटा देंगे T, तो वायु वाले स्थान के लिए इसकी दूरी रह जाएगी D-T, और परावैद्युतांक वाले पदार्थ की मोटाई T है, तो परावैद्युतांक के लिए इसकी मोटाई T ही रहेगी। तो अब इसकी हम भाषा लिख लेते हैं कि माना कि x तथा y, ये चित्र में दिखाई हुई हैं, x और y दो प्लेटें हैं जिन पर समान धन और ऋण आवेश है, विपरीत प्रकार का है, और इन प्लेटों के बीच की दूरी D है, इनके बीच T मोटाई का परावैद्युत पदार्थ रखा गया है। तो ये इसकी लैंग्वेज जो हमने चित्र में दर्शाई हुई है वही यहाँ पर लिख दी है। अब हमको क्या करना है कि हम जानते हैं कि जब वैद्युत क्षेत्र E की सूत्र हमने पढ़ा था, E क्या होता है, E=1/4πε0 Q/r²। यानी कि यदि हम किसी भी माध्यम में, यदि इसका परावैद्युतांक K है, तो वहाँ पर वैद्युत क्षेत्र कम हो जाता है। निर्वात के लिए K=1 होता है, यानी निर्वात या वायु में वैद्युत क्षेत्र अधिक रहता है, और जब हम परावैद्युत पदार्थ रख देते हैं K, तो K में क्या है, वैद्युत क्षेत्र का मान कम हो जाता है।
और इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको पढ़ाया था, उसमें हमने पढ़ाया था कि जब कोई संधारित्र रखा हुआ है उसके बीच कोई परावैद्युत पदार्थ रख देते हैं तो जो इस पर आवेश होता है, आवेश कारण इस पर विभवांतर होता है संधारित्र पर, जिसके कारण यहाँ पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कैसा होता है, धन दिशा से ऋण दिशा की ओर। ये किसके लिए, संधारित्र की प्लेटों का। और जब परावैद्युत पदार्थ रख देते हैं उसका ध्रुवण हो जाता है, तो इसमें क्या है, धन से ऋण की ओर ये दूसरा वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ये क्या है, परावैद्युत पदार्थ में। तो ये चीज़ हमने पिछले वीडियो में पढ़ी थी। तो लेकिन इसमें जो हम वैद्युत क्षेत्र की जो बात कर रहे हैं यहाँ पर ई के, जो यहाँ पर हमने ई लिया है वो क्या है कि परावैद्युत माध्यम में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1/4πε0 के Q/R²। तो यहाँ पर जो ये वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा हमने ये वाली आपको बताई थी, ये वैद्युत क्षेत्र और इस वैद्युत क्षेत्र, इन दोनों का जो परिणामी होता है वो हमारा निकल के आता है ये E = 1/4πε0 के Q/R²। तो ये चीज़ हमारी परिणामी है, ना कि आप इस ई डैश को ये वाला ई मान कर चलें जिससे कि आप बाद में कंफ्यूज हो जाएं। वैसे ये इसकी यहाँ पर ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मैंने आपको बता दिया है। तो आप ये वाला वैद्युत क्षेत्र जो हमारा पूरा परिणामी वैद्युत क्षेत्र है वो के परावर्तन वाले माध्यम के लिए परिणामी ये निकल के आता है, और ये जो है इसके अंदर कार्य करता है, ये बाहर कार्य करता है। तो इसमें आप कंफ्यूज ना हो। तो इस प्रकार से निर्वात अथवा वायु में संधारित्र के अंदर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र, तो जो ये खाली स्थान है इसमें जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है वो कैसा होता है, इसे हम E0 मान के चलते हैं। E = σ/ε0, ये हम पढ़ चुके हैं, पिछले वीडियो में भी बताया था। E0 = σ/ε0। सिग्मा की वैल्यू क्या होती है, Q/A। यहाँ पर सिग्मा क्या है, पृष्ठ आवेश घनत्व है। तो वायु अथवा निर्वात के लिए वैद्युत क्षेत्र का मान हमारा है E0 = Q/ε0A। अब देखिए परावैद्युत पदार्थ में वैद्युत क्षेत्र जो हमारा इस दिशा में लग रहा है धन से ऋण की ओर, तो यही हमारे परावैद्युत माध्यम से भी होके गुजरेगा। तो अभी हमने समझाया था कि जो इसका परिणामी होगा वो कैसा होगा, उसमें के अनुपात में आ जाता है। तो परावैद्युत पदार्थ में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या निकल के आएगी, उसे हम ई डैश मान के चलते हैं अगर, तो σ/ε0 के = सिग्मा की वैल्यू क्या होती है, Q/A। तो इसके अंदर यानी परावैद्युत पदार्थ के अंदर भी विपरीत प्रकार का वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है और एक बाहर का वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो इन दोनों का जो परिणामी है वो है हमारा ई डैश, हम उसे मान के चले हैं। तो ई डैश = σ/ε0/K। तो इसकी क्या वैल्यू आती है, Q/K/ε0A। तो यहाँ पर ये चीज़ अगर ना समझ में आए तो आप बाद में भी पूछ लेना हमसे। वैसे हमने पूरी कोशिश की है समझाने की, यानी कि यहाँ पर इसका जो अंदर एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है और एक बाहर का वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, तो उन दोनों का परिणामी है हमारा ये ई डैश। तो इस क्षेत्र परावैद्युत के अंदर इस धन से इस ऋण की ओर जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा उसका मान है ई डैश = Q/K/ε0A। तो ये चीज़ यहाँ पर पूरी क्लियर हो गई है। अब देखिए प्लेटों के बीच में विभवांतर कितना होगा, कुल विभवांतर। तो हमने हाई स्कूल में आपको पढ़ाया था या आपने पढ़ा होगा कहीं। तो हाई स्कूल में क्या होता है कि जो विभवांतर होता है हमारा कुल, यदि हम किसी परिपथ को श्रेणी क्रम में जोड़ें, जैसे कि, तो श्रेणी क्रम में आपने हाई स्कूल में पढ़ा था कि जब किसी भी विद्युत धारा जब बह रही है तो किसी संधारित्र का एक सिरा या किसी भी उपकरण का एक सिरा दूसरे सिरे से दूसरा सिरा तीसरे, यानी कि इस प्रकार से श्रेणी क्रम में जुड़े हों, तो ये क्रम क्या कहलाता है, श्रेणी क्रम। और श्रेणी क्रम में जो हमारा इलेक्ट्रॉन यहाँ से गति करेगा वो इस पूरे परिपथ से होता हुआ जाएगा, यानी कि इन सभी जो उपकरण लगे हुए हैं इनमें सब में जो धारा बह रही है वो कैसी होगी, समान। तो श्रेणी क्रम में हमारी धारा समान होती है, और यदि इनका विभव V1 है, V2 है, V3 है, तो इनका टोटल विभव कितना हो जाता है, V = V1 + V2 + V3। ये क्या है, श्रेणी क्रम में। और यहाँ पर ये हमारा संधारित्र जो ये बन रहा है एक परावैद्युत पदार्थ के लिए है और एक वायु के लिए भी हमारा श्रेणी क्रम में ही बन रहा है। तो प्लेटों के बीच जो कुल विभवांतर होगा तो वो क्या होगा, V = V1 + V2
तो V1 क्या है, हमें मान के चलते हैं ये वायु के लिए हमने लिया हुआ है और V2 परावैद्युत के लिए। और एक हम सूत्र पढ़ चुके हैं E=V/D, यानी कि विभव प्रवणता विद्युत क्षेत्र के ऋणात्मक मान के बराबर होते ही, ये चीज़ हमने पढ़ी थी। तो E=V/D वहीं से निकल के आया है। तो V क्या हो जाएगा, E/D। तो V1 वायु के लिए हमने विद्युत क्षेत्र क्या माना था, E0, और इसकी यहाँ पर दूरी वायु में क्या रह गई थी, ये D है कुल दूरी, और इसकी मोटाई T है। तो वायु की दूरी कितनी रह गई, D - T। तो ये हो गया V1, यानी कि निर्वात या वायु में जो विभवांतर है वो कितना हो गया, E0 × D - T। और परावैद्युत पदार्थ के लिए इसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है हमारी, E' है, और इसकी मोटाई T है। तो ये सीधा सीधा प्लस E'T। तो V1 + V2 = E0 D - T प्लस E'T। तो यहाँ पर ये आप पूरी बात समझ गए होंगे। तो अब आप चलते हैं अगले पेज पर। बस इसी की हमको वैल्यू यहाँ से उठाकर यहाँ पर रखनी है, और फिर हम अपना सूत्र लगा देंगे। पहला वाला C Q/V, फिर हम अपने ऐच्छिक सूत्र यहाँ से प्राप्त कर लेंगे। चलते हैं अगले पेज पर। तो यहाँ पर देखिए V E0 D - T प्लस E'T। हमने E0 की वैल्यू क्या रख दी, जो निर्वात या वायु में था, Q/ε0A, और E' क्या है, K पदार्थ में विद्युत क्षेत्र क्या है, Q/K/ε0A। ये इसकी दूरी D - T थी वायु की, और इसकी T। तो यहाँ पर हमने Q/ε0A कॉमन ले लिया है, और ये अंदर इस प्रकार से रह गए D - T, यानी कि ये क्या है वायु के लिए, और ये परावैद्युत पदार्थ के लिए। अब संधारित्र की धारिता, कैसे संधारित्र धारिता, जिसमें आंशिक रूप से K परावैद्युता का माध्यम है और वायु भरी हुई है, उस संधारित्र की धारिता CK = Q/V। ये क्या है, प्रत्येक प्रकार के संधारित्र के लिए इसे हम इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसमें K का कोई रोल नहीं है, ये सिर्फ आवेश और विभव पर ही निर्भर करता है। तो CK = Q/V। तो इस V की वैल्यू यहाँ से निकल के आई है, वो हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। Q से Q कट गया, और ये ε0 अपना ऊपर आ जाएगा। तो ε0A D - T प्लस T/K। ये क्या है, संधारित्र की धारिता का सूत्र निकल के आ गया है। कब, जब संधारित्र में आंशिक रूप से वायु है और आंशिक रूप से ही हमारा K प्रवैद्युतांक का कोई पट्टी या माध्यम रखा हुआ है। तो अब यहाँ पर कंडीशनें बन के आती हैं कि यदि संपूर्ण संधारित्र में वायु हो, या फिर संपूर्ण संधारित्र में हमारा K प्रवैद्युतांक का माध्यम रखा हुआ हो, या फिर ये आंशिक रूप से रखे हुए हैं कई प्रकार के माध्यम हो, K1 K2 K3, इनकी मोटाइयाँ भिन्न भिन्न हो। तो इस प्रकार से अगर हम पहली स्थिति में हम आते हैं कि यदि प्लेटों के बीच पूर्ण रूप से परावैद्युत पदार्थ भरा हो, यानी कि इसमें कोई वायु नहीं है, सिर्फ इसमें परावैद्युत पदार्थ रखा हुआ है, जैसा कि इस चित्र में दिखाया हुआ है, यहाँ पर पूरा परावैद्युत पदार्थ भरा हुआ है। तो इसकी धारिता क्या निकल के आती थी हमारी, CK = K/ε0A/D। और यदि निर्वात था तो यहाँ पर क्या निकल के आ रही थी, निर्वात के लिए C = ε0A/D। तो जब हमारा पूरा पदार्थ परावैद्युत से ही भरा हुआ है, यानी कि जो हमारी मोटाई T है वो किसके बराबर हो जाती है, उसके प्लेटों के बीच की दूरी के बराबर हो जाती है, यानी T = D या D = T। तो हमें क्या प्राप्त होगा, CK = K/ε0A/D, जो कि हमें पता ही है पहले से ही कि यदि K परावैद्युत पदार्थ वाले संधारित्र धारिता क्या होती है, K/ε0A/D, और बिना परावैद्युत वाले पदार्थ की धारिता क्या होती है, ε0A/D। अब यदि दूसरी कंडीशन ये बनती है कि संधारित्र में K परावैद्युत का माध्यम नहीं रखा है, वायु रखी हुई है, तो वायु के लिए K = क्या हो गया, 1। तो हमें क्या समीकरण प्राप्त हो जाएगा, ε0A/D, ये वाली चीज़ हमें प्राप्त हो जाएगी। तो वही यहाँ पे प्लेटों के बीच पूरे स्थान पर निर्वात या वायु है, तो हमको ये चीज़ प्राप्त हो गई। अब यदि प्लेटों के बीच T मोटाई की धातु की पट्टी रखी है, तो धातु के लिए हमारा जो परावैद्युतांक K = क्या होता है, इन्फिनिटिव होता है, यानी कि अनंत होता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं, जब हमने प्लेटों के बीच में धातु की
कोई पट्टी रख दी है इस प्रकार। तो यहाँ पर देखिए संधारित्र है हमारा, यहाँ पर हमने टी मोटाई की धातु की पट्टी रख दी गई है। तो धातु की पट्टी के लिए के इक्वल टू इन्फिनेटिव होता है, तो 1/इन्फिनेटिव या t/इन्फिनेटिव इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर 1/इन्फिनेटिव इक्वल टू 0। तो ये वाली वैल्यू क्या है 0 हो जाएगी। अब हमारी संधारित्र की जो मोटाई है वो क्या है पहले से कम हो जाएगी, कितनी t कम हो जाएगी। जब हमारी मोटाई ये कम हो जाएगी यानी कि हमारा संधारित्र अब इसके बीच की दूरी d ना रह के d माइनस टी रह गई है, तो हमारी संधारित्र धारिता क्या हो जाएगी C इक्वल टू ε0a/d माइनस टी। कब? जब इसमें t मोटाई हमने कोई धातु की पट्टी रख दी है। और ये सूत्र किसके लिए है, ये वाला जब हमारा जो भी हमने पट्टी रखी है वो परावैद्युत पदार्थ की है, इसका परावैद्युतांक k है। और जब हम धातु की रख देते हैं तो k इक्वल टू इन्फिनेटिव, तो 1/इन्फिनेटिव इक्वल टू क्या हो गया 0। तो हमको सूत्र क्या प्राप्त होगा C इक्वल टू ε0d माइनस टी। ये इसी में से ही सब बातें निकल के आते हैं, बस आपको ये सब चीज़ें थोड़ी थोड़ी ध्यान रखनी है। ये रटने की कोई ज़रूरत नहीं है कि क्या क्या कंडीशन बन रही हैं, कैसी कैसी बनेगी। अब देखिए तीसरी कंडीशन तो हमने बता दी जब धातु पट्टी रखी थी। अब चौथी कंडीशन क्या है कि प्लेटों के बीच में K1 K2 K3 K4 डॉट 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 यानी कई प्रकार के परावैद्युत पदार्थ रखे हुए हैं। इनके परावैद्युतांक K1 K2 हैं और इनकी जो मोटाई है क्रमशः K1 की T1 K2 की T2 इस प्रकार से पट्टियाँ रखी हुई हैं। तो हमारा जो सूत्र था उसमें क्या था d माइनस टी। तो यहाँ पर जितनी हमने पट्टियाँ रखी हैं यानी कि उतना ही स्थान वहाँ पर वायु के लिए कम हो रहा है। तो कितना कम हो रहा है d माइनस T1 माइनस T2 माइनस T3 जितनी हम पट्टियाँ रख दें डॉट 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 डॉट, और उसी के स्थान पर क्या है जो T/K था वहाँ पर जो हमारी मोटाई परावैद्युत पदार्थ का बढ़ रही है वो इस प्रकार से हो जाएगी T1/K1 प्लस T2/K2, जो कि सूत्र से बिल्कुल आपको समझ में आ रही होगी। C इक्वल टू क्या था ε0a/d माइनस टी, यानी कि जितनी भी हमारी इसमें दूरी कम हो रही है वायु की वो होगी d माइनस टी प्लस T/K, यानी जितनी भी हम K परावैद्युतांक की पट्टियाँ रखते जाएंगे वो इसमें जुड़ती जाएंगी। तो भाई इसमें सब कुछ है, बिल्कुल सरल है। अब यदि प्लेटों में के बीच में पूरे स्थान पर परावैद्युत पट्टियाँ ही रख दी गई हैं तो जो हमारी D है D इक्वल टू कितनी हो जाएगी T, यानी कि जितनी हमारे तो यहाँ पर जो हमने परावैद्युत पदार्थ जो हमने विभिन्न प्रकार के भरे हुए हैं तो यहाँ पर इनकी ये पूरा परावैद्युत पदार्थ क्या है पूरा स्थान घेर लेगा, तो यहाँ पर कोई वायु नहीं रह जाएगी। तो जो हमारा इसके बीच में जो भी सूत्र रह जाएगा वो क्या रह जाएगा C इक्वल टू ε0a, क्योंकि ये तो क्षेत्रफल तो समान ही रहता है, अपॉन d माइनस टी जो था हमारा d माइनस टी जो हमने परावैद्युत पदार्थ इतने रखे हुए हैं कि उसकी मोटाई d के बराबर हो गई है। तो ये प्रथम पद हमारा क्या हो जाएगा 0, तो इसे हम नहीं लिखेंगे। सिर्फ क्या बचेगा हमारा दूसरा पद T1/K1 प्लस T2/K2 प्लस डॉट डॉट, इस प्रकार से सिर्फ दूसरा ही पद बचेगा। तो ये हमारी तीसरी कंडीशन भी। तो यहाँ पर ये हमारी चौथी कंडीशन जो यहाँ पर थी कि यदि पूरे स्थान पर परावैद्युत पट्टियाँ रखी हुई हैं तो हमें क्या समीकरण प्राप्त होगी। ये इसमें कुछ वैसी बात नहीं है, सब एक बार ध्यान से समझ लें तो सारी कंडीशनें रखना आपको आ जाएगा। तो ये टॉपिक हमारा पूरा हो गया है। यहाँ पर जो हमने वैद्युत क्षेत्र ई डैश की जो बात की थी, जो परावैद्युत पदार्थ के अंदर था ई डैश वैद्युत क्षेत्र, तो उसका मान हमने ये यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर आप कंफ्यूज ना हो इसके लिए समझाने के लिए हमने इसे पुनः चित्र बना दिया है। अब ये आवेशीय संधारित्र की धन और ऋण प्लेटों के बीच का पहला वैद्युत क्षेत्र है, इसे हमने E1 माना है। तो E1 इक्वल टू σ/ε0 इक्वल टू Q/ε0a, सिग्मा की वैल्यू क्या होती है Q/a। तो इसे हमने E1 मान लिया है। और जब इसका द्रवण होता है तो यहाँ पर धन आवेश आ जाता है इसकी ऋण प्लेट के पास में, और इसकी धन प्लेट के पास में यहाँ पर ऋण आवेश आ जाता है। तो इसके कारण इसके अंदर एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है जिसकी दिशा कैसी होती है धन से ऋण की ओर। ये है E2, जिसका मान क्या होता है बहुत कम होता है। तो जो
संधारित्र के परावैद्युत के अंदर जो हमने वैद्युत क्षेत्र लेके चले थे ई डैश, उसका मान क्या होता है, इन दोनों E1 और E2 के परिणामी के बराबर होता है, तब जाके हमको ये मान प्राप्त होता है। तो यहाँ पर जो ई डैश है, ई डैश इक्वल टू क्या है आपका E1 प्लस E2। तो यहाँ से ये वैल्यू निकली है ई डैश की। तो अगर आप वहाँ पर नहीं समझ पाएँ तो चित्र में से भली भांति समझ लें। आप आशा करते हैं आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा।